कि अगर इलास्टिसिटी किस सिचुएशन में कैसी हो सकती है, कौन से गुड्स होते हैं। कल अपन ने देखा था कि अगर इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है 10% और वीट की डिमांड राइज हो रही है 5%, तो ये कौन से गुड्स में आ जाएगा? लग्जरी गुड्स में आ जाएगा, क्योंकि इसका आंसर 0.5 है, 1 से कम है। इनकम इंक्रीज हो रही है 10%, टीवी की डिमांड हो रही है 20% राइज, मतलब उससे डबल राइज हो रही है, तो 2.0 दैट इज लग्जरी गुड्स। सॉरी, ऊपर वाला नॉर्मल नेसेसिटी गुड्स, सॉरी। दैन इसके बाद में लग्जरी गुड्स। दैन इसके बाद में अगर आप बात करें इनकम इंक्रीजेस बाय 5% और उससे कम इंक्रीज हो रहा है कोई गुड्स, तो किस में आ जाएगा? इंफीरियर गुड्स में। और अगर जीरो आ रहा है, मतलब कोई चेंज नहीं है, फिर वो क्या कहलाएगा? नो इलास्टिसिटी या जीरो इनकम इलास्टिसिटी। समझ में आ रही बात? मतलब इलास्टिसिटी इक्वल टू जीरो। यहाँ तक कल अपन ने देख लिया था। आज आगे कंटिन्यू करते हैं। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर आप बात करोगे तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, हाँ, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है जब दो गुड्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसकी वजह से डिमांड पे कैसे इंपैक्ट आता है। तो सबसे पहले देखना सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव कैसे है? टी और कॉफी। टी की प्राइस बढ़ती है, सॉरी, कॉफी की प्राइस बढ़ती है, तो टी की डिमांड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात? अब आ जाओ कॉम्प्लीमेंट्री पे। नेगेटिव है, क्या ले ले? कार और पेट्रोल। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो कार की डिमांड ऑटोमेटिकली, पेट्रोल कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। तो ये नेगेटिव है। समझ में आ रही बात? लास्ट है अनरिलेटेड गुड्स, जो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होते हैं। नो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड्स एंड डिमांड फॉर अनदर, उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है? जीरो होती है। तो ध्यान रखना, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। नाउ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड्स। बेसिकली जब एक गुड्स की प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे गुड्स में इंपैक्ट आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी। समझ में आ रही बात? आगे कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो भी परसेंटेज चेंज होता है क्वांटिटी डिमांडेड में उसके बेसिस पे देखते हैं। साथ ही साथ अपन डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बाय। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा है। पहला जो फॉर्मूला यूज हो रहा था इलास्टिसिटी का वही फॉर्मूला है। The metric is particularly valuable for identifying competitive relationship. ये क्यों करते हैं अपन? ताकि हम competitive analysis कर सकें कि एक गुड्स के बदले दूसरा जो गुड्स है उसमें आपस में कितना कंपटीशन है between the products for making strategic pricing decision, ताकि हमें नेक्स्ट प्राइस डिसीजन बनाने में क्या हो जाए? हेल्पफुल हो जाए। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी वैल्यू इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूबिलिटी, मतलब अगर आपकी चीज पॉजिटिव है तो उसका स्ट्रॉन्ग है रिलेशन। कैसा है? स्ट्रॉन्ग। भैया एक की वजह से दूसरे पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है। समझ में आ रही बात? वाइल हाई नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री। ये अपन ने पढ़ी क्या? नेगेटिव होता है तो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अंडरस्टैंडिंग दीज रिलेशनशिप हेल्प बिजनेस एंटिसिपेट हाउ कॉम्पिटिटर्स प्राइस चेंज, कैसे कॉम्पिटिटर अपना प्राइस चेंज करता रहता है और उसकी वजह से दूसरे गुड्स पे इंपैक्ट आता है। चलें आगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो अपन समझ गए कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया। अब एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? नाम यहाँ पे एड ऑन हो चुका है एडवर्टीजमेंट, बाकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट पूरा क्या है? सेम। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी मींस मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ प्रोडक्ट डिमांड टू चेंजेस इन एडवर्टाइजिंग एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में चेंजेस आने की वजह से, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज आने की वजह से आपके प्रोडक्ट की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज नोन एज एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला वही है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह क्या आ जाएगा? एडवर्टाइज एक्सपेंडिचर। ये डिटरमाइन करता है ऑप्टिमम एडवर्टीजमेंट बजट कितना निकालना चाहिए, है ना? अगर बजट नहीं निकाला तो अपने प्रोडक्ट की सेल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? देन इसके बाद में अगर इलास्टिसिटी जीरो आती है तो नो रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजिंग। इलास्टिसिटी लेस देन 1 आती है तो लेस देन प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स। इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 आती है तो प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स। इलास्टिसिटी मोर देन 1 आती है तो मोर देन प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स। सेम वही है जो सारे इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट अपन ने देखे, बट इसमें इनफाइनाइट वाला कोई सीन नहीं है। ठीक है,
एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव टूल, ध्यान रखना क्वेश्चन बन सकता है, फॉर मेजरिंग मार्केटिंग इफेक्टिवनेस। अगर आपको मार्केटिंग की इफेक्टिवनेस के बारे में पता करना है तो आपकी एडवर्टीजमेंट भी क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। इट हेल्प द बिजनेस टू डिटरमाइन whether increase advertising expenditure will generate sufficient additional sale to justify the cost। पता चल रहा है कि मैं बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा हूँ एडवर्टीजमेंट में, फिर भी मेरी सेल नहीं बढ़ रही है, तो इस एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, तो वो जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। टिपिकली एडवर्टीजमेंट elasticity exhibits diminishing return. Initially, advertisement in untapped market may have high elasticity, but additional advertisement in saturated market typically shows lower elasticity। lower elasticity basically ये बोलना चाह रहा है कि जब मार्केट हाई हो, जब मार्केट में लग रहा है कि एडवर्टीजमेंट अपना सक्सेसफुल हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप एडवर्टीजमेंट करो, बट जब आपको लग रहा है कि मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं है तो उस समय एडवर्टीजमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे कोविड-19 का एग्जाम्पल ले लो। कोविड-19 में कार वालों ने किसी ने एडवर्टीजमेंट करा क्या? नहीं करा। क्यों नहीं करा? मतलब ही नहीं था। समझ में आ रही बात? दिस इज डिनोटेड द इनिशियल एडवर्टीजमेंट इन अनटैप्ड मार्केट हैव हाई इलास्टिसिटी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और बट एडिशनली अगर आप सैचुरेटेड मार्केट में जाते हो तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी है? लोअर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्राइसेस में अप एंड डाउन क्यों ना हो जाए। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट आते हैं इंट्रोडक्शन टू डिमांड फोरकास्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, जैसे वेदर के लिए अपन प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर, ऐसे डिमांड के लिए प्रिडिक्ट करना फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिडिक्टिंग प्रोबेबल डिमांड, आने वाले समय में कितनी डिमांड हो सकती है। सर्विस एट अ फ्यूचर डेट बेस्ड ऑन द पास्ट बिहेवियर एंड, ऑब्वियस ही बात है मैं पुराने इवेंट्स, पुरानी डेट्स, पुराने बिहेवियर कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए अपनी आगे की फ्यूचर की क्या करूँगा, डिमांड डिटरमाइन करूँगा। बिजनेस पर्पस एफिशिएंट प्लानिंग हो जाती है ताकि हमें पता चल जाए कितना क्या है प्रोडक्शन के लिए, इन्वेंट्री के लिए, स्टाफिंग के लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए। डिमांड वाइल अवॉइडिंग कॉस्टली ओवर प्रोडक्शन और शॉर्टेज। अगर डिमांड है तो वो प्रोडक्शन ना हो, अगर डिमांड नहीं है सॉरी तो ओवर प्रोडक्शन ना हो, अगर डिमांड है तो शॉर्टली कोई भी चीज ना रहे। अप्रोचेस कंबाइन साइंटिफिक फॉर्मूलाज है, मेथोडोलॉजीज हैं, जिससे हम क्या करते हैं एक्यूरेसी से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। एंड लास्ट है स्ट्रेटेजिक वैल्यू, प्रोवाइड क्रिटिकल इनपुट फॉर बजटरी प्लानिंग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड इवैल्यूएशन ऑफ मार्केट फोरकास्ट। देखो अगर आप फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट कर लोगे बच्चों तो क्या होगा, उससे अपन को आने वाले समय में एक्सपेंडिचर पता चल जाएंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं स्कूल का। आज स्कूल में एक ही सेक्शन था, इस साल बहुत सारे एडमिशन्स नए नए बच्चों के बहुत सारे हो गए, तो क्या नंबर ऑफ सेक्शंस इंक्रीज होंगे? जब नंबर ऑफ सेक्शंस इंक्रीज दिख रहे हैं अपन को होते हुए कौन से समर वेकेशन में, तो क्या आप नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग अभी से नहीं करोगे? करोगे ना। तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन टू डिमांड फोरकास्टिंग, जहाँ पर अपन एनालाइज कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सेक्शन बढ़ने से कितने नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ेंगे, कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ेंगे, कितने नंबर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब क्लासेस की रिक्वायरमेंट होगी, बेंचेस की रिक्वायरमेंट होगी, कहाँ से पता चलेगा? फोरकास्टिंग। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। भैया टाइप्स एंड स्कोप की बात कर रहा है ये। तो स्कोप में अगर आप देखोगे तो स्कोप बेस्ड स्ट्रेटजीज है। सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल बोल लो आप, जैसे फॉर एग्जांपल आईएमएफ। व्हाट डू यू मीन बाय आईएमएफ? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो सारे बैंक्स की फंड्स को मैनेज करता है सारी कंट्री की। मल्टीपल कंट्रीज कवरिंग मल्टीपल कंट्रीज इन वर्ल्ड रीजन, सारी कंट्री की बैंक्स के कुछ अमाउंट्स किसके पास में? आईएमएफ के पास में। तो वो मैनेज करने की कोशिश करता है कि किस कंट्री को कभी ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए। नेशनल और माइक्रो लेवल पे अपन कोशिश करेंगे। ऑब्वियस सी बात है अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं क्या करूँगा, मैक्रो लेवल पे चेक करूँगा, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड नहीं है तो मैं मैक्रो लेवल पे जाऊँगा। ऐसे ही जब अपन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो अपन नेशनल, इंटरनेशनल, इंडिविजुअल सब लेवल पे देखेंगे। नेक्स्ट हो गया इंडस्ट्री लेवल, जहाँ पर आप फोकास्ट करोगे कि कितने प्रोडक्शन की ज़रूरत है अक्रॉस द ऑल द प्रोड्यूसर्स। लोकल लेवल पे चेक करोगे कितनी डिमांड हो रही है मार्केट में। एंड लास्टली नहीं है इसमें कुछ भी, यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई, मतलब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये अपने माइक्रो लेवल के हो गए। ठीक है, वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक नहीं है वो, इंटरनेशनल मॉनेटरी
फंड्स है जो हर कंट्री को लोन प्रोवाइड करने के उस पर आपको अप्रूव करवाता है। हर कंट्री का अपना अपना शेयरिंग ऑफ रेशियो है। जो कंट्री ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है उसका परसेंटेज ऑफ वोटिंग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपने सुना होगा यूएसए यूके के पास में ज़्यादा राइट्स हैं किसी भी कंट्री को लोन देने के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूट कर रखा है आईएमएफ ने। तो जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है उसके पास में राइट्स होते हैं। नेक्स्ट है टाइम बेस्ड कैटेगरी। टाइम बेस्ड में अगर अपन बात करें, स्कोप अपन ने देख लिया नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल लेवल पे। अब टाइम बेस्ड की बात करो तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग जो विद इन अ 1 ईयर होती है। देन होता है नेक्स्ट होता है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग जो कि 2 to 5 ईयर्स के लिए होती है। तो ये फोरकास्टिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड भी चलती है। लास्टली अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस टिपिकली ऑन फोरकास्ट विद डिफरेंट स्कोप्स एंड टाइप ओरिजिन। ऑब्वियस सी बात है, जब भी मैं फोरकास्टिंग पे जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि मेरे बिजनेस, मेरी इकोनॉमी का स्कोप क्या है, नेशनल, इंटरनेशनल या लोकल लेवल। और साथ ही साथ मैं टाइम भी देखूंगा कि टाइम कितना लग रहा है शॉर्ट या लॉन्ग रन के लिए। फिर उसके बाद में फोरकास्ट करूंगा। क्लियर हो गई बात? डिमांड फोरकास्टिंग मेथड्स, देयर इज अ सर्वे, वी कैन से दैट देयर इज अ सर्वे। ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं फोरकास्ट करूंगा तो मुझे सर्वे तो करना पड़ेगा, कुछ तो इन्फॉर्मेशन निकलवानी पड़ेगी। तो सबसे पहला है बायर इंटेंशन सर्वे, जहां पर मैं डायरेक्टली आस्क करता हूं कस्टमर से कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। अपन बोलते हैं ना आपको घर खरीदना है, तो उससे क्या पता चलता है कि सामने वाले को, बंदे को क्या करना है, घर परचेज करना ही। तो आपके पीछे लग जाएगा कैसे भी करके ताकि आपको घर परचेज करवा दे। तो जब तक आपका फ्यूचर प्लान्स नहीं पता चलेंगे, जब तक नहीं पता चलेगा कि वो डिमांड है या नहीं है। दूसरा सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड, जहां पर अपन एस्टिमेट लगा लेते हैं सेल्स पीपल अबाउट एक्सपेक्टेड सेल्स इन टेरिटरीज। आने वाले समय में कितनी सेल्स होगी एडजस्टिंग फॉर बायसनेस एंड मार्केट फैक्टर्स। हम हमारे हिसाब से, उस हिसाब से जैसे हमें पता चल जाएगा हम हमारे फैक्टर्स को एडजस्ट कर लेंगे। Expert opinion method, consulting market specialist who provides forecast based on the professional expertise using technique like Delphi method to build consciousness। यहाँ पे एक आप चीज नोट कर लें, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। अगर आपको लग रहा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी इकोनॉमी में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो प्रिडिक्ट कर पाए, फोरकास्ट कर पाए, तो आप एक्सपर्ट्स को हायर करते हो और टेक्निक यूज करते हो डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड ऐसी होती है जहां पर वो अपने प्रिडिक्शंस, अपने कैलकुलेशंस यूज करके आपको प्रिडिक्ट करके बताते हैं कि फोरकास्टिंग कितनी हो सकती है या फ्यूचर में क्या हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्फी टेक्निक? सिस्टमैटिकली कलेक्टिंग एक्सपर्ट्स ओपिनियन। यहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को क्या करा जाता है, कलेक्ट करा जाता है। वो एक्सपर्ट्स ऑब्वियस सी बात है कुछ कैलकुलेशंस करेंगे थ्रू मल्टीपल राउंड्स ऑफ एनोमियस फीडबैक। एनोमियस फीडबैक का मतलब रैंडम फीडबैक लिए जाएंगे, किसी एक पर्सन से नहीं लिए जाएंगे। अनटिल कवरेजेंस इज रीच, जब तक कि हमारा टारगेट रीच ना हो जाए, कन्वर्जेंस रीच ना हो जाए, ताकि हम सारी चीजों को असरटेन कर लें। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो ये ध्यान रखना, डेल्फी टेक्निक होती है जो कि किसको हेल्प करती है, डिमांड फोरकास्टिंग में हेल्प करती है। ये पढ़ लो जरा जल्दी से फटाफट, कोई दिक्कत आ रही है तो पूछो। ये वही सारे पॉइंट्स का क्रक्स है, जल्दी से एक बार देख लो। Survey approaches leverage the knowledge of those closest to the market, customer, salesperson, industry expert. These methods are particularly valuable when historical data is limited. जब हमारे पास में डेटा लिमिटेड होता है, अनरिलायबल होता है, या हमें ऐसा लगता है हमें न्यू प्रोडक्ट लाना है मार्केट में, बहुत ज़्यादा मार्केट में रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं क्या कर सकें कि डिमांड फोरकास्टिंग कर सकें। समझ में आ रही है बात? बन नहीं, मोबाइल चला रहे हैं। देन 56 पे आ जाए, मतलब स्लाइड नंबर 56, जहां पर अपन देख रहे हैं फोरकास्टिंग की क्या क्या मेथड्स होती हैं। तो सबसे पहले मेथड होती है ट्रेंड प्रोजेक्शन, रिग्रेशन एनालिसिस, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड बैरोमेट्रिक मेथड। देखो ट्रेंड प्रोजेक्शंस क्या होता है, बेसिकली अगर आप बात करोगे तो हिस्टोरिकल टाइम सीरीज डेटा टू आइडेंटिफाई एक्स्ट्रापोलेट patterns into the future using graphical methods and least square regression। स्टॉक मार्केट में डील करा है कभी? नहीं। सुना है स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट में चार्ट्स बनते हैं, ग्राफ्स बनते हैं, जहां पर बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, बार पैटर्न है ना, ड्रम पैटर्न, ये बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ट्रेंड प्रोजेक्शन में एक्स्ट्रापोलेट पैटर्न्स यूज करे जाते हैं ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू, ताकि हम एनालाइज कर पाएं
कि क्या क्या एडवर्टीजमेंट्स हो सकते हैं नियर फ्यूचर। रिग्रेशन एनालिसिस एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है डिमांड और वेरिएबल्स के बीच में। वो वेरिएबल्स कोई से भी हो सकते हैं, इनकम, प्राइस, है ना, ताकि हम फ्यूचर डिमांड को क्या कर सकें, प्रिडिक्ट कर सकें। रिग्रेशन एनालिसिस बेसिकली मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, जहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में कॉम्बिनेशन पता करते हैं। देन कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ पे अपन मार्केट को टेस्ट करते हैं, फैक्टर्स जैसे कंट्रोल कर सकें, प्राइस, एडवर्टीजमेंट, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन टू फोरकास्ट द फ्यूचर डिमांड। जितनी ज़्यादा डिमांड हो रही है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं रीजन होगा एडवर्टीजमेंट का, प्राइस बढ़ाने या कम होने का। तो ये सारे रीजंस होते हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आते हैं। इसमें कोई ग्राफिकल चीज़ नहीं होती है। बैरोमेट्रिक मेथड्स क्या होती हैं, जहाँ एक इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, ध्यान रखना, बैरोमेट्रिक का मतलब होता है एक इकोनॉमिक इंडिकेटर जो कि आपको फोरकास्ट करने में जनरल बिजनेस की कंडीशंस को हेल्प करता है। एक बैरोमीटर मतलब एक लिमिट सेट कर देते हैं या एक पॉइंट है जो अप एंड डाउन होता रहता है, जिसकी वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारी ये चीज़ें बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो ये सारी मेथड्स हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो फ्यूचर के बारे में। कौन सी वाली, फर्स्ट वाली, ट्रेंड प्रोजेक्शन, बेसिकली नाम से भी समझ में आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेंड। अभी जैसे स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लिया मैंने, स्टॉक मार्केट में क्या होता है बच्चे, अपन कैसे पता लगाते हैं प्राइसेस अप एंड डाउन हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द चार्ट्स, ग्राफ्स। अगर प्राइसेस डाउन होते हैं तो ग्राफ का स्लोप कैसा हो जाता है, डाउनवर्ड, और अपवर्ड जाता है तो ग्राफ का कैसा हो जाता है, अप, अगर ऊपर जाता है तो। ऐसे ही यहाँ पर डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए एक्स्ट्रापोलेट पैटर्न्स का यूज करा जाता है। ये नाम है, उस पैटर्न का नाम है जिससे आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि आपकी डिमांड बढ़ेगी या आपकी डिमांड कम होगी। समझ में आ रही है बात? चलें आगे। लास्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैटेगरीज। ऑब्वियस सी बात है, हमेशा मार्केट में सिर्फ दो ही टाइप की कैटेगरीज होती हैं, एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स फैक्टर्स और एक होता है कंज्यूमर गुड्स फैक्टर्स। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा गुड्स वो, और जो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा वो। तो प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, सॉरी, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स इज डिराइव फ्रॉम द कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर तभी बनाएगा जब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। तो प्रोड्यूसर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कंज्यूमर के ऊपर। डिमांड इन्फ्लुएंस बाय प्रॉफिटेबिलिटी, कितनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है मार्केट का, अगर मार्केट में ग्रोथ हो रही होगी तो ही बनाएगा, नहीं हो रही होगी तो नहीं बनाएगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रेट क्या चल रहे हैं, पता चले वो टेक्नोलॉजी का एडवांस कर ले और मार्केट से बाहर हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। रिलेटिव प्राइस सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन फैक्टर, अल्टरनेट प्रोडक्ट्स, अल्टरनेट गुड्स का क्या रिस्पॉन्स है मार्केट में, फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड कैपिटल कॉस्ट। ये सारे फैक्टर्स को देखकर अपन प्रोड्यूसर गुड्स फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। कंज्यूमर गुड्स फैक्टर्स की बात करें तो इसमें दो तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले ड्यूरेबिलिटी, कि वो चीज कितनी ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मतलब वो चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर, फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट होल्डिंग, रिप्लेसमेंट टाइमिंग, सोशल स्टेटस, जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए काम करती है। किसके लिए काम करती है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। और नॉन ड्यूरेबल, डिस्पोजेबल इनकम, प्राइस, डेमोग्राफिक फैक्टर, मार्केटिंग इफेक्टिवनेस, कॉम्पिटिटिव, ये सब जो होती है वो सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन के बेसिस पे चलती है। किसके बेसिस पे चलती है, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, कि भैया सामने वाला की इनकम कितनी वो स्पेंड कर सकता है, कितनी नहीं स्पेंड कर सकता है, वो एक बार में, है ना, वो नॉन ड्यूरेबल में आता है। क्लियर हो गया? चलो लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ लो, ये अपना चैप्टर हो जाएगा डिमांड वाला कंप्लीट। अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक फैक्टर्स दैट डिराइव डिमांड इन डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज इज एसेंशियल। जब भी आप किसी प्रोडक्ट की डिराइव डिमांड करते हो, मतलब एक प्रोडक्ट से निकलने वाली डिमांड, है ना, इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव फोरकास्टिंग। ये फोरकास्टिंग के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। प्रोड्यूसर गुड्स ऑलवेज typically show more pronounced business cycle effect and strong links, interest rate, capital investment trends। क्यों? क्योंकि ये सारी ही चीजें कंज्यूमर से ऑटोमेटिकली लिंक्ड है। कंज्यूमर ही डिमांड नहीं करेगा तो प्रोड्यूसर गुड्स का कोई सेंस नहीं है। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स ऑफन फॉलो हाउसिंग मार्केटिंग पैटर्न। अपन मार्केटिंग पैटर्न्स, हाउस जो हाउस होल्ड चलते हैं उसमें मार्केटिंग पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। रिस्पॉन्स टू क्रेडिट अवेलेबिलिटी, मार्केट में हमें कितना लोन मिल सकता है तभी तो हम डिमांड करेंगे। आज हमें लोन नहीं मिलेगा तो कर पाएंगे क्या, नहीं। While non-durable goods show the stronger connection to the demographic factors। demographic factors मतलब जो करंट सोशल कस्टम्स, लॉज, ड्यूटीज जो चलती हैं। डिस्पोजेबल इनकम ट्रेंड्स, जिसमें अपन एक बार में
कंज्यूम कर पाए, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती, दैट इज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर गुड्स। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये अपना पूरा डिमांड चैप्टर है। इसका जस्ट अपोजिट क्या है अपना? सप्लाई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है?